हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज के अंदर पार्ट नंबर 27 देखेंगे। पार्ट 26 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस सीरीज में हम लोग सामान्य विज्ञान के उन सारे सवालों का रिवीजन कर रहे हैं जो पूछे गए थे रेलवे ग्रुप डी 2018 के अंदर। इस वीडियो के साथ हम लोग टोटल कवर कर लेंगे 910 सवालों को। 910 MCQs हम लोग कवर कर लेंगे इस वीडियो के साथ, और इसी वीडियो के साथ जो हमारा वॉल्यूम 1 है ये समाप्त हो जाएगा। ये वॉल्यूम 1 क्या है? अगर आपके पास ये वाला PDF है या फिर आप इसको बाई करते हो तो इसके अंदर आपको ये सारे PDFs मिलेंगे। ये है वॉल्यूम 1, ये है वॉल्यूम 2, ये है वॉल्यूम 3, ये है वॉल्यूम 1, ये है वॉल्यूम 2, ये है वॉल्यूम 3। इन 3 वॉल्यूम्स को मिलाकर के 3000 सवाल है सामान्य विज्ञान के जो पूछे गए थे रेलवे ग्रुप डी 2018 के अंदर। उसके साथ ही आपको इसमें मिलेंगे सामान्य विज्ञान के वो सारे सवाल 1000 सवाल जो पूछे गए थे RRB JEE के अंदर 2019 में। उसके साथ सामान्य विज्ञान के 500 सवाल जो पूछे गए थे RRB LP 2018 के अंदर, LP टेक्नीशियन का एग्जाम जो हुआ था। उसके बाद JEE में जो सामान्य ज्ञान पूछे गए थे उसको भी इसमें शामिल किया गया है। तो मैं आपको रिविजन करवा रहा हूँ 3000 सवालों का जो पूछे गए थे रेलवे ग्रुप डी 2018 के अंदर। और मैंने स्टार्ट किया था वॉल्यूम 1 से। वॉल्यूम 1 से मैंने स्टार्ट किया था और इस वॉल्यूम 1 में हम लोगों ने कवर कर लिया है 910 सवाल, यानी इस वीडियो के समाप्त होने के बाद 910 सवाल हो जाएंगे। हर एक वॉल्यूम में एक 1000 सवाल है, यानी 1000 सवाल इसमें, 1000 सवाल इसमें, 1000 सवाल इसमें। 910 सवाल के साथ वॉल्यूम 1 हमारा समाप्त हो रहा है। तो बाकी के 90 सवाल कहाँ के? बाकी के 90 सवाल में कुछ सवाल आपने देखा होगा, अगर आपके पास PDF होगा तो औसत निकालने वाला सवाल था। वो गणित का सवाल था, मैथ का सवाल था, गलती से इसमें टाइपिंग किया गया है, यानी कि 10-15 सवाल ऐसे थे। और बाकी के जो सवाल मैंने छोड़े हैं वो सारे रिपीटेड सवाल थे, यानी मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ फिर भी वो सवाल कई बार रिपीट हो रहे थे तो मैंने उसको छोड़ दिया है। तो जो सवाल बार बार रिपीट होंगे मैं उसको छोड़ दिया करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको कई बार करवा चुका रहूँगा वो सवाल, तो वापस से वही सवाल लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके साथ ही इस PDF के अंदर जो सामान्य विज्ञान RRB JEE के अंदर पूछे गए थे इनका भी सोल्यूशन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। इसके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको। LP टेक्नीशियन 2018 के अंदर सामान्य विज्ञान जो 500 पूछे गए थे इसका भी मैं सोल्यूशन ऑलरेडी करवा चुका हूँ। और ग्रुप डी के अंदर हम लोगों ने वॉल्यूम 1 कवर कर लिया है इस वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग वॉल्यूम 2 को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग वॉल्यूम 2 से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 911 से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वॉल्यूम 2 में वापस से मैं 1, 2, 3 ऐसे करवाऊंगा, 911 से स्टार्ट करेंगे, ये कंटिन्यू चलेगा नंबरिंग। तो ये सारे ही वीडियोस देखने के लिए, चाहे JEE वाला हो, चाहे LP वाला हो, चाहे ये ग्रुप डी के जो मैं अभी करवा रहा हूँ, उन सबको देखने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करो। सबके लिए सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप उसको चेक कर सकते हो। 870 सवाल हम लोगों ने अब तक कवर किए हैं। 871 से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। डैश फूल की पत्तियाँ किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती है। अम्ल हो गया, क्षार हो गया, इन सब को पता लगाने वाले सूचक होते हैं। अब ये सूचक जो होते हैं प्राकृतिक भी हो सकते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स हम जिसे बोलते हैं, या फिर वैज्ञानिकों ने बनाया होगा सिंथेटिक इंडिकेटर्स, संश्लेषित सूचक हम बोलते हैं, और एक यूनिवर्सल इंडिकेटर pH स्केल होता है। प्राकृतिक सूचकों में देखो लिटमस हो गया, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, पेटूनिया, हाइड्रेंजिया, जेरानियम, ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं। ये सारे प्राकृतिक सूचक है, ये सारे प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल क्षार के बारे में पता लगाते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में देख लो मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फ्थलीन और pH स्केल जिसे हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। हमारा आंसर यहाँ पर चमेली हो जाएगा। चमेली देख लो इस लिस्ट में नहीं है। तो ये जो टेबल मैंने आपको बना कर दिया है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से सवाल बहुत पूछे जाते हैं। डैश पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। देखो पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, लेकिन परमाणु के साथ समस्या ये है कि ये स्वतंत्र रूप से रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं। अधिकांश जो परमाणु होते हैं वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह पाते हैं, वो अणु के फॉर्म में रहते हैं, यानी मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहते हैं। मॉलिक्यूल बना करके रहते हैं, चाहे वो अपने ही जैसे एटम के साथ बना कर रहे हैं या फिर किसी दूसरे एटम के परमाणु के साथ मॉलिक्यूल बना कर रहे हैं। जैसे कि ऑक्सीजन मैं ले लूँ तो ऑक्सीजन कभी भी O के फॉर्म में नहीं रहता, ये हमेशा O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन H के फॉर्म में स्टेबल नहीं होता है, ये H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये सारे हो गए मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, और ये हाइड्रोजन का एटम है और ये ऑक्सीजन का एटम है। तो एटॉमिक फॉर्म में, यानी कि अकेला एक एटम के रूप में ये एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इनको मॉलिक्यूल अणु बनाना पड़ता है। वहीं आप ये उठा लो H2O, ये भी एक मॉलिक्यूल है
लेकिन इसमें दो अलग अलग तत्व के परमाणु हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये स्टेबल है। तो पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु सही है, लेकिन सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है वो अणु होता है, ना कि परमाणु होता है। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर। ये अंतर आपको ध्यान में रखना है। PDF1 में दिखाई देने वाला लक्षण है। जेनेटिक्स चैप्टर के अंदर आप लोग मेंडल के बारे में पढ़ते हो। मेंडल के बारे में पढ़ते हो कि उन्होंने मटर के प्लांट को चूज किया था। मटर के प्लांट में उन्होंने लक्षण उठाया पादप के लंबाई को। लंबाई में उन्होंने दो ट्रेट्स देखे, एक लंबा और दूसरा बौना। तो लंबा वाला जो पादप है, लंबा वाला जो लक्षण है वो प्रबल था। प्रबल बोल दो या फिर प्रभावी बोल दो या फिर डोमिनेंट बोल दो। और जो बौना वाला लक्षण था, ट्रेट था, वो क्या था? रिसेसिव था या फिर अप्रभावी बोल दो। तो जब मेंडल ने दो प्लांट्स लिए, एक लंबा वाला और एक बौना, और उसको आपस में कराया संकरण यानी कि निषेचन बोल दो या फिर क्रॉस बोल दो, तब जो उनके बच्चे पैदा लिए, जो उनके ऑफ स्प्रिंग मिले, वो कहलाए F1 पीढ़ी के, वो कहलाए F1 पीढ़ी के। और सारे के सारे जो बच्चे हुए वो सारे के सारे लंबे थे। और लंबा वाला क्या था? प्रबल था। लंबा वाला क्या था? प्रबल था, या फिर प्रभावी लक्षण आप बोल दो, तो हमारा आंसर यहाँ पर प्रबलता हो जाएगा। ठीक है, प्रबल बोल दो या फिर प्रबलता या फिर प्रभावी, इनमें से कोई भी आपसे दिया जा सकता है, या फिर डोमिनेंट लिख करके आ जाएगा। अब जो लंबा पादप मिला उसको आपस में करवाया गया 100 परागन, उसको आपस में करवाया गया 100 परागन। ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, इसको आपस में कराया गया 100 परागन। तो इसके जो बच्चे पैदा हुए वो कहलाए F2 जनरेशन के। F2 जनरेशन के अंदर देखो, लंबे पादप भी प्राप्त होते हैं और बौने पादप भी प्राप्त होता है। लंबे पादप भी मिलते हैं और बौना भी मिलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। F1 में सारे के सारे लंबे मिलते हैं, या फिर बोल दो सारे के सारे प्रभावी होते हैं, प्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं। F2 पीढ़ी के अंदर पूछ दे तो सारे के सारे आपको लंबे नहीं मिलेंगे, कुछ लंबे मिलेंगे और कुछ बौने मिलेंगे। यानी प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण, डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट दोनों ही मिलेंगे। डैश एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हम उसे बोलते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है या फिर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये है ब्यूटेन। ब्यूटेन यानी कि एल्केन। एल्केन में तो कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड होता है। हेक्सेन, ये भी 6 कार्बन वाला एल्केन है, यहाँ भी कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होता है। पेंटेन 5 कार्बन वाला एल्केन है, यहाँ भी कार्बन कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड होता है। तो कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है, एकल आबंध है, इसका मतलब ये हो गया संतृप्त, ये हो गया सैचुरेटेड संतृप्त। असंतृप्त पूछा है ना, आंसर आपका बेंजीन हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर। देखो बेंजीन, बेंजीन की ये संरचना है, इसमें 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। C6H6, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन आपको ध्यान में रखने हैं। कार्बन के द्वारा मजबूती से बंध बनाने का एक कारण इसका डैश है। देखो ये NCERT का मैंने काट करके यहाँ पे लगाया हुआ है। NCERT से ही सारे सवाल पूछे गए हैं, तो आप NCERT के अंदर आप सारे सवाल का आंसर ढूंढ सकते हो। कार्बन द्वारा प्रबल आबंध के निर्माण का एक कारण है इसका छोटा आकार। छोटा आकार होने से फायदा ये हो जाता है कि न्यूक्लियस यानी कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है वो कम हो जाती है, और नाभिक के अंदर प्रोटॉन है जिस पे प्लस चार्ज है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन है जिस पे प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है। तो इनके बीच में काम करता है स्थिर वैद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो भी आकर्षण नेचर का, क्योंकि ये दोनों आवेश क्या है, विपरीत है। तो डिस्टेंस जितना ही कम होगा उनके बीच में आकर्षण बल उतना ही ज़्यादा काम करेगा, तो उनके बीच में बनने वाला जो आबंध होता है वो मजबूत होता है। और बड़े परमाणुओं वाले तत्व से बने आबंध तुलना में अत्यंत दुर्बल होते हैं। यहाँ से भी सवाल पूछा जा चुका है, अगर आपको याद हो तो। हमारा आंसर यहाँ पर छोटा आकार हो जाएगा। डैश ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। ध्वनि तरंग की विशेषता में आप ये तीनों ध्यान में रखेंगे, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड, और वेग यानी कि वेलोसिटी। हर्ज नहीं होगा। हर्ज क्या है? हर्ज ये एसआई मात्रक है, हर्ज ये एसआई मात्रक है आवृत्ति का। डैश पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं। पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं ब्रायोफाइट्स। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ब्रायोफाइट्स के अंदर कम से कम आप ये 3 नाम ध्यान में रखो, रिक्सिया हो गया, मार्केंशिया हो गया और फ्यूनेरिया हो गया। उभयचर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये मिट्टी पे रह सकते हैं, ये मिट्टी पे तो रह सकते हैं, लेकिन इनको लैंगिक जनन करने के लिए जल चाहिए ही चाहिए।
बिना जल का ये लैंगिक जनन नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये मिट्टी पे तो रह लेंगे लेकिन पानी के आसपास वाले जगह पर जहाँ इनको पानी आसानी से मिल जाए, इसीलिए हम इसे बोलते हैं उभयचर, कि इनको जल की आवश्यकता होती है और ये मिट्टी पर भी रह सकते हैं। ब्रायोफाइट के पास जाइलम जो परमानेंट टिश्यू है, अस्थायी जटल उत्तक है और फ्लोएम नहीं होते हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ये नॉन वैस्कुलर होते हैं। जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू इनके अंदर नहीं होता है और थैलोफाइटा के अंदर भी जाइलम फ्लोएम नहीं होगा, इसके अंदर भी जाइलम फ्लोएम टिश्यू नहीं होगा। टेरिडोफाइट से स्टार्ट हो जाता है, टेरिडोफाइटा हो गया, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, इन सब में आपको जाइलम फ्लोएम देखने को मिलेंगे, लेकिन थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा के अंदर जाइलम फ्लोएम टिश्यू नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं है? देखो, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कुछ हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जिसको देख करके हम ये बता सकते हैं कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। अगर रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो हो सकता है अवस्था में परिवर्तन हो जाए, हो सकता है रंग में परिवर्तन हो जाए, हो सकता है गैस का उत्सर्जन हो, या हो सकता है तापमान में परिवर्तन हो। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सारी जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, सारे जो परिवर्तन हैं आपको एक साथ दिखे। हो सकता है आपको केवल रंग में परिवर्तन दिखे, वहाँ पर कोई गैस का उत्सर्जन ना हो सकता है तापमान में परिवर्तन हो, रंग में परिवर्तन ना हो। तो इनमें से कोई एक हो सकता है या फिर एक ही साथ कई सारे परिवर्तन आपको इनमें से देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे चेंजेस जो है हमें देखने को मिल जाते हैं, तो हम ये बोल पाते हैं कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अवस्था में परिवर्तन हमेशा रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। जैसे बर्फ का पानी में बदलना या फिर पानी से बर्फ में बदलना, ये भी तो अवस्था में परिवर्तन है, लेकिन ये भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक अभिक्रिया इनमें नहीं होती है। हमारा आंसर यहाँ पर दिए गए सभी विकल्प हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? किसी पदार्थ या फिर द्रव्य का प्रति इकाई द्रव्यमान उसकी दृढ़ता कहलाता है। यहाँ पर सवाल आपसे ये कहना चाह रहा है कि प्रति इकाई आयतन में जो द्रव्यमान होता है उसकी दृढ़ता कहलाता है। ये गलत हो जाएगा। डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो प्रति इकाई आयतन में जो द्रव्यमान होता है उसे हम लोग घनत्व बोलते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। कोई पदार्थ जब गति कर रहा होता है उस दौरान उसके कणों की गति के कारण उस पदार्थ में उत्पन्न ऊर्जा तरलता कहलाती है। पदार्थ की गतिज ऊर्जा का भी यही कारण है। देखो, कोई पदार्थ गति कर रहा होता है तो उनके पास गतिज ऊर्जा होती है, ये तो सही है, लेकिन तरलता का कारण ये नहीं होता है। तरलता यानी कि फ्लो करने की टेंडेंसी तो इसलिए होता है ना क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, इतने दूर दूर होते हैं कि उनके बीच में आकर्षण बल मजबूत नहीं होता है, इसलिए क्या करते हैं ये फ्लो कर पाते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पदार्थ गति कर रहा है तो वो तरल हो जाएगा, उनमें तरलता आ जाएगी। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। लैंथनम की परमाणु संख्या है, लैंथनम की परमाणु संख्या है 57। अच्छे से ध्यान में रखिएगा, लैंथनम की परमाणु संख्या है 57 और ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, एफ ब्लॉक का नहीं है। सीरियम 58 होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 होता है और ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, जबकि लैंथनम 57 ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का तत्व है। एक और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर 89 होता है, ये भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाला आवेश डैश कूलम है। Q बराबर हमारा होता है I इंटू में T। I क्या वैल्यू 3 मिनट दे रखा है, 3 मिनट है, आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें आंसर SI मात्रक में यानी कि कूलम में चाहिए। तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम है 0.8, सॉल्व करेंगे 144 कूलम आएगा, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? काउंट कर लो ये सारे इलेक्ट्रॉन, 8 तो 10 3 13 इलेक्ट्रॉन यानी कि 13 प्रोटॉन, 13 एटॉमिक नंबर यानी कि ये एल्यूमिनियम का है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, हमसे पूछा है धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। चलो आगे चेक करते हैं। 2 और 1 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन है यानी कि 3 प्रोटॉन है, 3 एटॉमिक नंबर है, ये लिथियम का होता है, लिथियम Li। उसके बाद 2 8 10 और 1 11, 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन, 11 एटॉमिक नंबर, क्या हो जाएगा ये? सोडियम। 2 और 6 8, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन, 8 एटॉमिक नंबर, किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है।
डैश में 6 कार्बन परमाणु 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले बेंजीन C6H6, ये फार्मूला होता है, 6 कार्बन होते हैं, इसमें 6 हाइड्रोजन होते हैं, बेंजीन। ध्वनि डैश के कारण उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है कंपन के कारण, वाइब्रेशन के कारण, कंपन के कारण, वाइब्रेशन के कारण। बी हमारा राइट आंसर। हमारे गले में भी वोकल कॉर्ड होता है जिसके कंपन के कारण साउंड हम लोग प्रोड्यूस कर पाते हैं गले से। हमारे शरीर में कई अंग हैं, उनमें से सबसे बड़ा अंग है, हमारे बॉडी के अंदर सबसे बड़ा अंग कहा जाता है त्वचा को। सी हमारा राइट आंसर। त्वचा हमारे बॉडी के अंदर सबसे बड़ा अंग है। सबसे बड़ी ग्रंथि अगर बोल दे तो आंसर आपका क्या होगा? यकृत, यानी कि लीवर। ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। और ये बोल दे कि सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि, यानी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी तो लीवर है, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि बोल दे तो आंसर आपका अग्नाशय हो जाएगा। अग्नाशय बोले तो पैनक्रियाज। अगर बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक बल्ब में से कितनी धारा प्रवाहित होगी? आपके पास प्रतिरोध है, आपके पास विभवांतर है, आपसे पूछ दिया है करंट। इन तीनों में क्या रिलेशन होता है? ओम का नियम याद करो, I = V/R, यही होता है। V का वैल्यू है 220, R का वैल्यू है 1200। सॉल्व करेंगे 0.18 एम्पियर आएगा, 0.18 एम्पियर। उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में डैश होता है। 2 कक्षीय हृदय किसके पास है? मछलियों के पास है, फिश के पास है। 3 कक्षीय हृदय किसके पास है? एक तो आपका उभयचर हो गया, जैसे कि मेढक, एम्फीबियंस के पास, उभयचर के पास, और रेप्टाइल्स के पास। रेप्टाइल्स के पास 3 कक्षीय हृदय होता है। एक अपवाद के रूप में आप याद रखेंगे, मगरमच्छ के केस में 4 कक्षीय हृदय होता है। मगरमच्छ जो कि सरीसृप है, रेप्टाइल है, होने चाहिए थे 3 कक्षीय हृदय, लेकिन इनमें होता है 4 कक्षीय हृदय। 4 कक्षीय हृदय आपको बर्ड्स के अंदर मिल जाएगा, और मैमल्स, बर्ड्स यानी कि पक्षी, और मैमल्स यानी कि स्तनधारी, जिसके अंदर हम लोग भी आते हैं, मैमल्स के अंदर 4 कक्षीय हृदय आपको मिलेगा। और यहाँ पर आप क्रोकोडाइल को भी लिख सकते हो। पक्षी हो गया या फिर ये स्तनधारी, ये दोनों गर्म खून वाले जानवर होते हैं। और उभयचर हो गया, सरीसृप हो गया, मछली हो गया, ये सब जो है ये ठंडे खून वाले जानवर होते हैं। हमसे पूछा था उभयचर और अधिकांश सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय हो जाएगा। डीएनए का पूर्ण रूप है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए के अंदर पेंटोज शुगर होता है, पेंटोज शुगर। इस शुगर का नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोज, यानी कि डीऑक्सीराइबोज शुगर। पेंटोज शुगर यानी कि 5 कार्बन वाला शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। और डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन युक्त क्षार है वो कौन कौन से हैं? एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है। आरएनए होता तो क्या हो जाता? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, उसके बाद यूरासिल। ये है डीएनए के अंदर, ये है आरएनए के अंदर। डैश कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह होता है। तो एनिमल किंगडम के अंदर जो आर्थ्रोपोडा फाइलम होता है, एनिमल किंगडम के अंदर, जंतु जगत के अंदर जो आर्थ्रोपोडा फाइलम होता है, ये सबसे बड़ा फाइलम होता है, सबसे बड़ा समूह होता है। इसके ही अंदर इंसेक्ट्स आते हैं, इसके ही अंदर क्या आते हैं? कीट पतंगे आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं। और एकमात्र इंसेक्ट्स ही हैं जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है और वो उड़ सकते हैं, यानी अकशेरुकी जंतुओं में केवल कीट पतंगे, केवल इंसेक्ट्स ही होते हैं जो उड़ सकते हैं। इनके अलावा, इन इंसेक्ट्स के अलावा कोई भी अकशेरुकी जंतु नहीं उड़ सकते हैं। केवल इंसेक्ट्स ही हैं इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो कि फ्लाई कर सकते हैं। तो आर्थ्रोपोडा ये सबसे बड़ा समूह हो गया। मोलस्का, ठीक है, मोलस्का जो होता है ये सेकेंड लार्जेस्ट है। ये क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। मोलस्का ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। डैश एक माध्यम में ध्वनि की गति निर्धारित करता है। तो ध्वनि की जो गति है ये माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी ठोस है,
या फिर द्रव है या फिर गैस है। अगर ठोस है तो ध्वनि की गति सबसे तेज, द्रव में इससे कम और गैस में सबसे कम। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है। विस्थापन ज्ञात करें। तो कार्य बराबर हमारा हो जाएगा बल और गुने में विस्थापन। हमें कार्य दे रखा है 56, बल हमें दे रखा है 7 न्यूटन और विस्थापन पूछ दिया है, तो यहाँ से 8 मीटर हो जाएगा। निम्न में कौन बीज अंकुरन के दौरान आगामी प्ररोह में विकसित होते हैं? मूलांकुर, प्रांकुर और बीजपत्र, ये सारे बीज के भाग हैं। ये सारे बीज के भाग हैं। मूलांकुर से मूल विकसित होती है यानी कि जड़ बनती है। प्रांकुर से प्ररोह विकसित होती है या फिर बोल दो तना विकसित होता है। और बीज पत्र का काम होता है भोजन को स्टोर करना, संचित करना। हमसे प्ररोह के बारे में पूछा था, आंसर हमारा प्रांकुर हो जाएगा। तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको दिए गए तापमान में 273 डैश होगा। जब भी आपको केल्विन में बदलना है आप क्या करते हो, सेल्सियस में जो वैल्यू दिया होता है उसमें हम क्या करते हैं 273 ऐड कर देते हैं। केल्विन में वैल्यू आपको हमेशा बड़ा मिलेगा। तो हमें केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलना था। केल्विन से हमें सेल्सियस में आना है, तो सेल्सियस में वैल्यू छोटा मिलेगा आपको, तो 273 आपको यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, घटाना होगा। एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई किसके बराबर होती है? 1 AMU बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg ये ए नंबर में है। कार्बन के डैश अपरूप में कार्बन परमाणुओं एक फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। कार्बन का ये अपरूप होता है बकमिंस्टर फुलेरीन। ये फुटबॉल के जैसे होते हैं, यानी फुटबॉल की जैसी इनकी संरचना होती है और इनमें 60 कार्बन होते हैं। इन्हें हम लोग C60 भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधे में अप्रभावी होती है? मटर के पौधे को चुना था मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। मटर के पौधे को चुना था और मटर का जो वैज्ञानिक नाम है यह है पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम मेंडल ने चूज किया था। मेंडल को हम लोग अनुवांशिकी का जनक कहते हैं। तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स चूज किए। 7 कैरेक्टर्स कौन कौन से थे? बीज की आकृति, बीज का रंग, उसके बाद है ये फली का रंग, फली की आकृति, पादप की लंबाई, फूलों की स्थिति और उसके बाद फूलों का रंग। ये सारे 7 कैरेक्टर्स हैं जिसके अंदर 14 ट्रेट्स हैं। 14 ट्रेट्स, 7 कैरेक्टर, 7 विशेषताएं और 14 विशेषक। तो यहाँ देखो यह डोमिनेंट ट्रेट यानी कि प्रभावी लक्षण, ठीक है, ये है प्रभावी लक्षण और ये है अप्रभावी। ये आपको ध्यान में रखने होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो प्रभावी लक्षण में देखो गोल बीज, ठीक है, गोल बीज है, पीला बीज है, हरी फली है, फूली हुई फली है, लंबा पादप है और पत्तियों के किनारों में जो फूल लगते हैं वो डोमिनेंट होता है और जो टिप पर लगते हैं, जैसे ये प्लांट है तो इसके टिप पर जो फूल लगते हैं ये है अप्रभावी रिसेसिव, यानी ज़्यादातर जो फूल होते हैं ये पत्तियों के किनारों पे ही लगते हैं। उसके बाद जो पर्पल कलर का फ्लावर होता है वो डोमिनेंट होता है। यहाँ देखो आप हरी फली लिखा हुआ है तो हरी फली आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये डोमिनेंट है, ये नहीं होगा आंसर। आपको रिसेसिव बताना है, अप्रभावी बताना है। झुर्रीदार बीज यहाँ देखो लिखा हुआ है रिसेसिव वाले में यानी कि अप्रभावी वाले में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। गोल बीज देखो यहाँ पर है, ये है गोल बीज जो कि प्रभावी है। पीले बीज यहाँ पर है, पीले बीज जो कि प्रभावी है। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन अप्रभावी है कौन प्रभावी है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डैश पर लागू है। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है वो किसी भी दो वस्तु के बीच में लागू होता है। देखो हर वस्तु का अपना कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। अगर उसके पास द्रव्यमान है, अगर वस्तु के पास अपना द्रव्यमान है तो उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लागू होता है। तो वस्तुओं की किसी भी युग्म पर आप यहाँ पर बोल सकते हो। कोई भी दो वस्तु उठा लो, कोई भी एक पेयर वस्तु को उठा लो, एक जोड़ा उठा लो, उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा, चाहे वो वस्तु कितना भी बड़ा क्यों ना हो साइज में, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो साइज में। अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र है, अनबुझा हुआ चूना को ही हम लोग कली चूना बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड होता है और कैल्शियम कार्बोनेट इसे बोलते हैं चौक, इसे हम लोग चौक भी बोल देते हैं, चौक जिससे कि बोर्ड पर लिखा जाता है। इसी को हम लोग मार्बल भी बोल देते हैं, संगमरमर, इसी को हम लोग मार्बल भी बोल देते हैं। इसी को हम लोग लाइम स्टोन भी बोल देते हैं, यानी कि चूना पत्थर बोल देते हैं, ठीक है, लाइम स्टोन चूना पत्थर।
निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता है? उच्चतम प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी रो। जिसका रो ज़्यादा होगा उसका प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा, वो खराब चालक होगा, ठीक है ना। जितना ज़्यादा प्रतिरोधकता उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध और उतना ही खराब वो चालक हो जाएगा विद्युत के लिए। तांबा आप जानते ही हो बहुत ही अच्छा चालक होता है, तांबा बहुत ही अच्छा चालक होता है, तो इसका जो प्रतिरोध होगा ये बहुत ही कम होगा। यहाँ देखो आप एबोनाइट लिखा हुआ है, एबोनाइट है, इससे ऊपर कांच है और इससे ऊपर क्या है? नाइक्रोम है। इस लिस्ट में जैसे जैसे आप नीचे आते हो जो रो है ये इंक्रीज होता है। हमारा आंसर यहाँ पर एबोनाइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो ये तीनों है रासायनिक परिवर्तन और पानी का बर्फ में बदलना या फिर बर्फ का पानी में बदलना, पानी का वाष्प में बदलना, ये सारे क्या है? भौतिक परिवर्तन। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज इस वीडियो के साथ हमारा ये वॉल्यूम 1 समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग वॉल्यूम 2 को स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 911 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।